कि औकात अगर गढ़े की है तो समुद्र का ख्वाब भी छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कुछ लोग अपने ही पैरों पर अपने से कुल्हाड़ी मारकर अपना ही पैर काट लेते हैं। नमस्कार, एक नए अपडेट वीडियो में फिर से आपका स्वागत है डेली के तरीके। दोस्तों, मैंने बताया कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य हर भारतीय या कहीं भी आपको सरल भाषा में सभी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं ये काम बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश ने भारत के साथ क्या विवाद किया, कैसा किया, आज की वीडियो सब आपको तय कर देगी। दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार तनाव में एक नया मोड़ पर पहुंचते हुए ट्रेड वार शुरू हो गया है। दोस्तों, भारत ने उसके ऊपर ट्रेड वार करना शुरू कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ट्रेड वार की वजह बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे मैं आगे बातें कर रहा हूं। दरअसल ट्रेड वार का मतलब मैं आपको बता दूं होता है कि जैसे व्यापार के द्वारा होने वाला युद्ध कह सकते हैं, वही ट्रेड वार है। भारत ने बांग्लादेश से आयातित वस्तुओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में खटास आ गई है। और विवाद की असली वजह क्या हुआ है, शुरुआत कैसे हुआ है? दरअसल मैं आपको बता दूं कि 13 अप्रैल सन 2025 को, अब की 13 अप्रैल को बांग्लादेश ने भारत से यार्न यानी कि कपास से बने जो धागे होते हैं के आयात पर 4 प्रमुख जमीनी बॉर्डर से रोक लगा दी थी। इसके जवाब में भारत ने बांग्लादेशी रेडिकेट गवर्नमेंट की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को क्या किया था, रोक दिया था। इसके बाद 17 मई को भारत ने बांग्लादेश के जमीनी सीमा से कपड़े, प्रोसेस फूड, फर्नीचर और अन्य वस्तु। इसमें भारत की प्रतिक्रिया क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि भारत ने बांग्लादेश से आयातित रेडीमेड कपड़ों के आयात को केवल 2 समुद्री बंदरगाह, कौन कौन से भैया, नौहा सेवा और कोलकाता पोर्ट पर सीमित कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक कदम से बांग्लादेश को लगभग कह सकते हैं $770 मिलियन का नुकसान होने की संभावना है। ये उसका जो ज़्यादा दिमाग लगाना है ना, ये सारा दिमाग फेल कर दिया भारत ने। इस पर बांग्लादेश का रिएक्शन क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेश ने किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई से बचते हुए भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। ये इसलिए रखा क्योंकि उसको पता है कि भारत की जो क्षमता है, जो भारत का पावर है, कह सकते हैं कि भारत के जो ट्रेड होता था उसके दम पे इसका इकोनॉमी चलती थी। तो यहाँ पर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, लेकिन बांग्लादेश का जो गलत कदम था, दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी तक था जो पलट हुआ था, उसके बाद मोहम्मद यूनुस आया था अमेरिका के कहने पर, ठीक है। मोहम्मद यूनुस वहाँ का सत्ता संभालने लगा, तो उसके बीच जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर कुछ ज़मीनों का जो विवाद है चाइना के द्वारा, तो ये करवाने का प्रयास कर रहा था। इन्हीं सब मामलों में भी भारत ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है। तो बांग्लादेश ने किसी भी तरीके से उसके बाद जवाबी कार्रवाई से बचते हुए भारत से बातचीत करने का प्रस्ताव किया। बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव कौन भैया, महबूब रहमान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हालात और न बिगड़े, हम किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनकी औकात दरअसल मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इसमें बांग्लादेश को। और आने वाले टाइम में अगर भारत ने ऐसे ट्रेड वार को जीवित रखा, कह सकते हैं यानी बहुत लंबे टाइम तक खींचा, तो मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाएगी। और बांग्लादेश ऐसा फिर से नहीं चाहने का प्रयास कर रहा, पर उसके गंदे काम ने भारत को मजबूर कर दिया है, और जरूरी भी ऐसा है करना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा करते रहना चाहिए कि रोक देना चाहिए, क्या आगे हो प्लान? और जैसा भी अपडेट आता है मैं आपको जरूर पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि डेली अपडेट। नमस्कार दोस्तों, रुकिए, आप पूरी वीडियो को आज जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो देखकर आपका मन बिल्कुल गार्डन हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन से एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसको सुनकर आप लोग बहुत ही मस्त हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के डेली अपडेट की वीडियो के तरीके शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन की पूंछ में आग लगाने का मौका मिल गया भारत को, लेकिन मानिए सही से इस्तेमाल कर लिया तो चीन रो कर बुरा हाल हो जाएगा चीन का, यानी कि चीन का बहुत बुरी दशा हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि यूरोप समेत बहुत से देश भारत से PL-15 मिसाइल चाहते हैं। अब PL-15 मिसाइल भारत को मिल कैसे? मैं आपको बता दूं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, तो पाकिस्तान का फुल सपोर्ट करने के लिए चाइना ने PL-15 जैसी मिसाइल दी थी। और कहा जाता है कि PL-15 चाइना का सबसे प्रमुख हथियारों में से, कह सकते हैं कि चाइना का ब्रह्मास्त्र है। उसको चाइना ने दिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने क्या किया, भारत से युद्ध के दौरान उसका प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद भारत में जाकर कुछ तो ब्लास्ट हुई, पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, और जो बच गई उसका भारत ने फिर से रिपेयरिंग कर लिया है। तो इसी भी, और ये जो PL-15 है जो पाकिस्तान ने मारा था भारत के ऊपर, जो चाइना का मिसाइल है, ये भारत के ऊपर तो गिरा, पर इसका कोई प्रभाव भी हुआ ही नहीं, क्योंकि भारत ने S-400 की मदद से उसका स्वाहा कर दिया, और बचे खुचे जो गिरे वो दगे ही नहीं। तो उनका इस्तेमाल भारत ने अपनी स्टडी के लिए जरूर करेगा। मैं आपको बता दूं कि इसलिए अमेरिका
यूरोप और जापान ये चाहते हैं कि ये मिसाइल लेकर इस पर रिसर्च कर सके, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि भारत इन मिसाइल जो गिरा है इसको अमेरिका और यूरोप और जापान में दे दे और वो इस पर स्टडी कर सके और इसका इस्तेमाल कर सके। चीन की ये सबसे बड़ा हथियार भी है और कहा जाता है कि चाइना का यह ब्रह्मास्त्र है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य बात है, क्योंकि चीन के आने वाले 50 सालों में कह सकते हैं जो ये PL-15 जिस तरीके से बनाया गया है इसी के आधार पर अन्य मिसाइलें बनाई जाएंगी। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि PL-15 चाइना का ब्रह्मास्त्र के रूप में है और अगर भारत इस पर स्टडी कर लेता तो भारत का बल्ले बल्ले। और आपको बता दूं, आप लोग इस समय देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, इस समय ये ताइवान भी मांगने लग रहा है। अमेरिका और यूरोप जापान के साथ साथ ताइवान भी मांग रहा है। और आपको दोस्त बता दूं कि जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच कट्टर दुश्मनी है, इसी प्रकार से ताइवान और क्या कहते हैं चीन के बीच एक कट्टर दुश्मनी है। और हर हाल में मैं आपको बता दूं कि कभी न कभी कभार यानी कि हर समय चाइना ताइवान पर आक्रमण करता ही रहता है और जब आक्रमण करता रहता है इससे ताइवान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो मांग कर रहा है भारत से कि भैया आप PL-15 मुझे दे दो। और PL-15 अगर भारत दे देगा तो PL-15 पर ताइवान वाले क्या करेंगे, रिसर्च कर लेंगे और रिसर्च कर लेंगे तो चाइना को भी धमका सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं PL-15 जो है चाइना का ब्रह्मास्त्र इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि आने वाले 50 सालों तक इसी के आधार पर मिसाइलें वहाँ बनेगी। और 50 साल छोड़ो भैया, अगर 10-15 साल भी बनेगी तो ताइवान मजबूत हो जाएगा। अगर भारत ऐसा कर देता है दोस्त तो ताइवान के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ताइवान के साथ दोस्ती हो जाएगी, नहीं सैन्य बल का भारत के साथ दोस्ती हो जाएगी और कह सकते हैं कि भारत जो है चाइना के पूंछ में आग लगाकर उसको उड़ा देने का। ऐसा देखना होगा क्या होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इस पर स्टडी भारत को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कर लेती है भारत तो जो चाइना का जो आने वाली मिसाइलें हैं इसके बारे में फुल रिसर्च हो जाएगा भारत के पास। और भारत को जो ये टक्कर देने की बात करता रहता है ना, जो टक्कर देने की बात करता रहता है ना, इससे क्या हो जाएगा, चाइना कमजोर पड़ने लगेगा। क्योंकि आपको बता दूं कि अगर ताइवान भारत के साथ अगर मिल जाता है तो अन्य देश तो हैं साथ में, तो क्या होगा कि चाइना जो है बहुत ही भारत के आगे झुकने लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ और यह भी भारत जरूर करेगा, इसको स्टडी करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं खुशखबरी की बात कि PL-15 को भारत ने अपने कब्जे में करके उसको बहुत अच्छी तरीके से भारत में रख लिया है और उसको रिकवर भी कर चुका है और उसकी स्टडी कंटिन्यू जारी है। और अगर ताइवान को भारत PL-15 देता है तो कह सकते हैं कि चाइना के पूंछ में कह सकते हैं माचिस लगा दिया है, माचिस से जला दिया गया है। इसीलिए चीन कह रहा है कि भैया आप ऐसा मत करिए। चीन का एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आया है कि चाइना कह रहा है कि आप ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। क्योंकि ताइवान जो है कट्टर दुश्मन है चाइना का, अगर वो ऐसा पाएगा तो चाइना तो हमेशा वार करता रहता है पर उसका जवाब भी बहुत जल्दी ताइवान देगा। आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। कमेंट में जरूर हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया, तलवार भी मेरी और गला भी मेरा हो गया। नमस्कार दोस्तों, डेली की तरीके एक नए अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों तक सरल भाषा में पूरी दुनिया की जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं, बताना आप लोगों को। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पाकिस्तान को जिस प्रकार से भारत के S-400 ने रौंदा था उसी प्रकार से एक फिर से नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान दर दर भटक रहा है और दूसरों देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कोई भी सपोर्ट करने के तैयार नहीं है। जो कि उसने चीन और तुर्की से मदद लगाई थी की उम्मीद रखी थी, बदले में वहां पर इन्हें व्यापार भी करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अब भी उम्मीद लगा कर बैठा है और लगातार 3 देशों के पास गुहार की अपील कर चुका है। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथ खाली ही लौटना पड़ रहा है उनको। अब देखिए दोस्तों, SCO की वह बैठक जिसकी मेजबानी पिछले साल खुद पाकिस्तान ने की थी, अब उसी SCO के सम्मेलन में पाकिस्तान की असली औकात सामने आ गई है। SCO साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अगर चाहकर भी भारत पाकिस्तान के बीच हुए विवाद को SCO के बैठक में उठाने का प्रयास किया तो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा SCO। दरअसल SCO आपको बता दूं वो कम्युनिटी है जिसमें पूरे देश के लोग लगभग वहां पर बैठकर कम्युनिटी में बात करते हैं क्या मुद्दों पर, ठीक है। तो SCO के उप महासचिव सोहेल खान ने उन्होंने कहा कि दिल्ली और इस्लामाबाद की स्थिति बिगड़ने के बाद उनके सदस्यों के जो बीच जो वाद विवाद हुआ है दोस्तों, उस पर कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं हो। शंघाई सहयोग संगठन के और इसके सदस्यों के बीच बातचीत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये साफ हो चुका है कि दोनों देशों के तनाव को लेकर SCO कोई भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ये बात पूरा विश्व भी यही जान रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया है और जो कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसे लगा कि मेरी साजिश सही निकल जाएगी, लेकिन उसके जवाब में भारत ने उस पर सख्त कार्रवाई की। लेकिन अब इसी कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान जाकर ढिढोरा पीट रहा है और सबसे अपनी रोने की गुहार लगा रहा है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कोई भी
तैयार नहीं है। यहाँ तक एससीओ के जो उप महासचिव ने कहा कि एससीओ के भीतर इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। पाकिस्तान ये चाहता था कि हम चर्चा करेंगे और चाइना और तुर्की हमारे साथ मिल जाएगा, पर बड़े दुख के साथ बता दूं, उन लोगों के लिए दुख है कि एससीओ के उप महासचिव ने साफ साफ वहाँ पर मना कर दिया कि आप यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जो भी युद्ध हुआ है, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के मुद्दों पर, विवादित क्षेत्र से संबंधित जो भी मुद्दा है इस पर भी कोई लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो भारत बहुत समय से कहता आ रहा है, अब वह एससीओ के महासचिव ने साफ साफ दोहरा दिया है दोस्तों। और आपको बता दूं कि भारत ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर हित का विषय नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच का आपसी मसला है, इसे भारत खुद ही सुलझा लेगा। और भारत ने साफ साफ कह दिया कि अब इस बात केवल पीओके को लेकर होगा टेबल पर, और पीओके के सिवा कोई भी नहीं होगा पाकिस्तान की चर्चा। एससीओ ने भी साफ इनकार कर दिया, और पाकिस्तान के पास वो एक जो मौका था जिसमें वो बता सकता था कि भारत के बारे में कि इधर उधर की बातें करके जिसके साथ में मिल जाता चाइना और तुर्की, वहाँ पर बात उसकी रखता, लेकिन एससीओ के महासचिव ने साफ साफ इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका से कम नहीं। पहला तो आपने सिंदूर स्ट्राइक झेला और दूसरा आपको ये झेलना पड़ेगा। और दोस्तों यहीं पर जो भी अपडेट सामने निकल कर आती, चीन पक्का उसका समर्थन करता, लेकिन अब कहां से करेगा। एससीओ के महासचिव ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगा, तो इससे पाकिस्तान की लुटिया और डूब चुकी है। तो जो भी मैसेज आता है आपको लोगों के बीच में रखूंगा। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ना तीर से ना तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की मार से। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है डेली की तरीके। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरा विश्व ने भारत की क्षमता को देख लिया, और पूरा विश्व ने भारत की क्षमता के प्रदर्शन को देखते हुए इसकी ताकत को अंदाजा भी लगा लिया कि उसकी ताकत बढ़ चुकी है। उसने भारत की ताकत को देख भी लिया, और भारत इसमें जबरदस्त इजाफा करते हुए यहाँ रुकने के विचार में 1% भी नहीं है। इस जीत के बाद भारत को आगे कदम बढ़ाने का पूरा फुल उसने काम किया है और तैयारी में जुट गया है, जिसमें भारत विदेशों पर निर्भरता कम करना चाहता है। ये तभी संभव है दोस्त जब भारत अपने लड़ाकू विमानों के इंजन खुद से बनाएगा। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि कावेरी इंजन ये लड़ाकू विमानों में प्रयुक्त होने वाला एक इंजन है। ये इंजन भारत की ओर से बनाया जा रहा है, इसकी मांग फिर से बढ़ती जा रही है। फिर से बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है इस विषय में कि कावेरी इंजन को लेकर भारत सरकार कुछ बड़ा तैयार कर रही है। दरअसल कावेरी इंजन स्वदेशी का रूप है। ये भारत के द्वारा निर्मित एक इंजन है जो बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमानों को तैयार करेगा। कावेरी इंजन लड़ाकू विमान का कावेरी इंजन लड़ाकू विमानों को बहुत ही मजबूत और हवाओं से भी तेज चलने की क्षमता प्रदान करेगा। भारत बहुत समय में से स्वदेशी इंजन बनाने के प्रयास में लगा था, परंतु अभी तक उसका काम ये सफल नहीं हो पा रहा था। परंतु जस्ट अभी अपडेट सामने निकल कर आ रही कि इस प्रोजेक्ट का नाम कावेरी इंजन प्रोजेक्ट रखा गया। अब अपडेट सामने जो आ रही है, भारत के डीआरडीओ जो कि रूस में विकसित कावेरी जेड इंजन को परीक्षण कर रही है। इसकी टेस्टिंग होना है और इसी टेस्टिंग को लेकर आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। इसका इस्तेमाल लंबी दूरी को लेकर लड़ाकू विमान युद्ध करेगा। कावेरी इंजन लड़ाकू विमान इतना मजबूत और पावरफुल बनाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस पर अब 20 घंटे का परीक्षण होना निश्चित है। इसमें परीक्षण के बाद जो कमी होगा उसे डीआरडीओ दूर करेगा। अब भारत का विचार स्वयं पर निर्भर होना है और विदेशों की निर्भरता को नष्ट करके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कावेरी इंजन ये भारत का स्वदेशी इंजन कहा जा रहा है। इसका निर्माण डीआरडीओ की तरफ से हो रहा है, और आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है हम आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर आप लोगों को जो भी अपडेट हमारी अच्छी लगती हो, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के सारी चीज़ों को समझ सके, उसी के हिसाब से वीडियो आएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए। अगर बात स्वाभिमान पर आ जाए तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर से बात करने जा रहा हूं तुर्की और अजरबैजान का। दरअसल तुर्की और अजरबैजान ने सोचा था कि भारत कहां अपना क्षेत्र छोड़कर कहां हमारे क्षेत्र में दखलंदाजी करेगा, क्योंकि भारत का इतिहास पूरे विश्व को पता है कि भारत कभी भी किसी भी जगह दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन अब यकीन मानिए भारत तुर्की और अजरबैजान के क्षेत्र में घुसकर जो काम किया है उसने तुर्की के दिमाग को हिला कर रख दिया। और आपको बता दूं कि अजरबैजान यहाँ तक कह दिया कि भारत बहुत ही खतरनाक करने जा रहा है।
भारत का इतिहास अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान में उलझे रहने का है। वहीं भारत को हमेशा मजबूत रहने वाली नीति रही है। लेकिन पूरे विश्व को यह जरूर पता होना चाहिए कि यह पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है। भारत अगर युद्ध करता है तो डर के नहीं, सामना करता है। अभी आपको हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध देखने को मिला, उसमें भारत ने अपनी क्षमता को दिखा दिया कि भारत ने का कहना यह है, जो जैसे करेगा भारत भी उसके साथ वैसा ही कदम उठाएगा। तुर्की और अजरबैजान पड़ोसी पाकिस्तान में पहुंचे तो भारत ने इसी को इरादे को साफ करते हुए वह तुर्की और अजरबैजान के पड़ोसी में यानी कि अर्मेनिया में पहुंच गया। लेकिन इस बार भारत का अर्मेनिया में पहुंचना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इस बार भारत ने अर्मेनिया के पूरी सेना को पूरा कंट्रोल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ठीक सुन रहे हैं बात कि अब अजरबैजान खुद बोल रहा है कि आपको बता दूं कि अजरबैजान ने कही और के नीति निर्माता कह रहे हैं, अजरबैजान ने खुद ये बात कही, नीति निर्माता कह रहे हैं कि अर्मेनिया ने खुद कह रहा है कि भारत न केवल अर्मेनिया के हथियारों की खरीदारी कर रहा है, बल्कि अर्मेनिया के सेना के लिए रणनीति बनाई जा रही है। ये काम भारत कर रहा है, यानी कि अर्मेनिया की सेना अपने हर तैयारी भारत के बताए गए आधार पर कर रही है। अर्मेनिया की सरकार ने, आपको बता दूं कि अर्मेनिया की सेना अब छोटी छोटी बातों के लिए भी भारत से सलाह ले रही है। और अजरबैजान के इस दावे को खुद तुर्की ने भी सही बताया। तुर्की की सेना, जो कि आपको बता दूं, एक थिंक टैंक ने दावा किया कि इस बार किसी भी एरिया और अजरबैजान के क्षेत्र में सीधे भारत देश की भूमिका और भारत के हथियारों की एंट्री होगी, क्योंकि तुर्की के मुताबिक भारत और अर्मेनिया की दोस्ती आगे बढ़ रही है। भारत अब अर्मेनिया को इलेक्ट्रिक वार के लिए भी तैयार कर रहा है। तुर्की के मुताबिक भारत अब अर्मेनिया को जबरदस्त तरीके से कंट्रोल कर रहा है। इसका अंदाजा अब इसी से पता चल रहा है कि पिछले हफ्ते की बात है कि अर्मेनिया के सचिव और अधिकारियों ने भारत के में गुप्त नीति से आए थे, यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान ही अजरबैजान ने जंगेवारे-जूर कॉरिडोर मांगी, भारत की सलाह मांगी। अब जंगेज-रू कॉरिडोर अर्मेनिया के क्षेत्र में है, लेकिन आपको बता दूं कि 2020 में अर्मेनिया के हार के बाद रूस ने भी क्या किया था, दबाव बनाकर अर्मेनिया से अजरबैजान को इस कॉरिडोर में रास्ता, लेकिन अजरबैजान इस पर अपना दावा करता है और जंगजूर को तुर्की के साथ जोड़ना चाहता है। दरअसल आपको बता दूं कि 2020 के युद्ध में रूस ने अर्मेनिया को धोखा दिया था, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से अर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है। वहीं तुर्की और अजरबैजान यह दावा कर रहे हैं कि अर्मेनिया की रणनीति तैयार भारत ही कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि भारत जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको क्या कर रहा है कि तैयार कर रहा है। इससे बहुत से देशों की जल रही है। आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा।